हेलो एवरीवन, होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, डैट इज़ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। हमारी न्यू एनसीईआरटी में यही हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में डाइजेशन हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जो कि न्यू एनसीईआरटी में इस टाइम रिमूव कर दिया गया है। हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअल में ब्रीथिंग होता क्या है। ब्रीथिंग का बेसिकली हमारा मतलब होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। एटमॉस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। ऑक्सीजन हमारा 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.3% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से कार्बन ऑक्सीजन जो होता है वो इंटर करता है हमारा टिश्यूज़ में, जहाँ पे टिश्यू ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए उसको रिमूव करते हैं टिश्यू। उसके बाद हमारा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनमें अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे एक्वेटिक होते हैं, उनमें अलग होता है। उनके किस पे डिपेंड करता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। पहला हमारा डिपेंड करता है हैबिटेट पे, किस जगह पे वो रहते हैं जहाँ वो रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ा है। लाइक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, वो वाला। इन दो चीज़ों पे हमारा डिपेंड करता है मैकेनिज्म। एनसीईआरटी में हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं जिनमें ब्रीथिंग कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें, जैसे स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, इनमें हमारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पूरे इंटायर बॉडी सर्फेस से ब्रीथिंग होती है। अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल्स के थ्रू होती है। इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, जिसे हम लोग ट्रैकियल ट्यूब होते हैं, जिसके वजह से हमारा ब्रीथिंग उसमें अगर करता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में हमारा गिल्स के थ्रू होता है। वर्टिब्रेट्स और फिशेस में भी गिल्स होते हैं। रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स में एडवांस लेवल का आ जाता है, लंग्स के थ्रू होने लग जाती है। फ्रॉग्स में मॉइस्ट स्किन के थ्रू होती है, और स्किन के थ्रू जब हमारा रेस्पिरेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट जो पार्ट हैं यहाँ पे नेज़ल के और पूरे फेरिंग्स लैरिंग्स ये सब हमारे क्या क्या हैं, ठीक। तो हमारा दो ओपनिंग प्रेजेंट होता है। पहला हमारा नॉस्ट्रल वाला ओपनिंग और दूसरा हमारा माउथ वाला ओपनिंग। नॉस्ट्रल वाला ओपनिंग जिससे हम सांस लेते हैं, और माउथ वाला ओपनिंग जिससे हम फूड अपना कंज्यूम करते हैं। ये दोनों ही जाके एक कॉमन पैसेज पे ओपन होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है हमारा कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए। ये हमारा लैरिंग्स के थ्रू खुलता है, किसमें, ट्रैकिया में ओपन हो जाता है, किसमें, हमारा ट्रैकिया में। अब लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स जिससे हम बोल रहे हैं ना, ये हमारा लैरिंग्स वाला पार्ट है मतलब साउंड बॉक्स हो गया हमारा। लैरिंग्स हमारा कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो किसमें हेल्प कर रहा है हमें, साउंड प्रोडक्शन में, साउंड बॉक्स है हमारा। उसके बाद ये जो हमारा ट्रैकिया है ना, जैसे कोई बॉटल है उसके अंदर कोई फूड जा रहा है ना, उसके अंदर हम कोई सामान को रखते हैं तो उसको हमें ताकि कोई और चीज़ उसमें ना चला जाए, उसकी वजह से हमें उसके ऊपर कैप लगाना पड़ता है ना। तो ऐसे ही ट्रैकिया के अंदर हमारा फूड ना चला जाए, उसकी वजह से हम उसके ऊपर एक कैप लाइक का स्ट्रक्चर लगाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ईपीग्लॉटिस। ईपीग्लॉटिस हमारा थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कि कवर करता है ट्रैकिया को। किस टाइम पे, जब हम खाने को स्वेलो कर रहे होते हैं, जब हम लोग खाने को स्वेलो कर रहे होते हैं उस टाइम पे ट्रैकिया को कवर करता है। ये जो हमारा ईसोफेगस वाला जो फूड पाइप वाला ओपनिंग है उसको हम लोग कहते हैं गलट, और ये जो हमारा ट्रैकिया वाला ओपनिंग है उसको हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस। ये हमारा फूड पाइप हमारा ईसोफेगस है, और ये हमारा ट्रैकिया है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, विंड पाइप। अब हम पैसेज देखेंगे कि आखिरकार जो एयर है वो किस तरीके से हमारा ट्रेवल करती है आउटसाइड इन्वायरमेंट से हमारा लंग्स के अंदर। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है, फिर नेज़ल पैसेज है, फिर नेज़ल चैम्बर है, फिर फाइनली फेरिंग्स में आ जाएगी, जो कि अभी हमने देखा था कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए। फिर लैरिंग्स में जाएगी जो हमारा कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स है। फिर उसके बाद ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया जो होता है हमारा स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड करता है मिड थोरैसिक कैविटी तक डिवाइड करता है थोरैसिक वर्टिब्रे पे, किसमें, दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई इंटर्स्टनी में, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में फिर हमारा फाइनली किसमें आ जाता है, हमारा एल्वेलाई में। एल्वेलाई हमारा थिन इरेगुलर वॉल वैस्कुलर बैग होता है, ओके, जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैस अकर करता है।
ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक हमारा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सराउंड होता है। तो कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट आधी ही रिंग होती है जो हमारा सराउंडेड होता है। कहाँ से कहाँ तक? ट्रैकिया से लेके हमारा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सराउंडेड होता है। फिर उसके बाद ये जो ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल वाला एरिया है ना, इसको हम लोग कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एयर सिर्फ हमारा ट्रेवल करती है, यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। एक्सचेंज जो होता है वो हमारा सिर्फ एल्वेलाई में होता है और उसके डक्ट्स में हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है। देखो लंग्स जो होता है, जैसा कि हम हार्ट में पढ़े थे कि हार्ट भी हमारा डबल लेयर से सराउंडेड था। डबल लेयर पेरिकार्डियम की वहाँ पे थी और उसके अंदर उसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल्डेड था। वैसे ही लंग्स में क्या होता है, हमारा डबल लेयर प्लूरा होता है, उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है उन दोनों के बीच में, जो कि हेल्प करता है क्या, रिड्यूस करने में फ्रिक्शन लंग सरफेस पे आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है उसको वो जो आउटर दो लेयर है ना, बाहर वाला जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरैसिक लाइनिंग से सराउंडेड होता है और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो हमारा सराउंडेड होता है लंग सरफेस से टच में होता है। कंडक्टिंग पार्ट जैसा हमने देखा था अभी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारा कंडक्टिंग पार्ट था जो हमारा ट्रांसपोर्ट करता है। उसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलाई में, क्लियर करता है उसको फॉरेन पार्टिकल से, ह्यूमिडिफाई करता है, ब्रिंग करता है उस एयर को बॉडी टेम्परेचर पे। ये सब उसके काम होते हैं कंडक्टिंग पार्ट के। एक्सचेंज पार्ट में हमारा एल्वेलाई और उसके डक्ट्स आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का ब्लड और एटमॉस्फेयर के बीच में, एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में एक्चुअल एक्सचेंज अकर होता है। फिर हमारा है थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर जो होता है, लंग जो होता है हमारा सिचुएटेड होता है एक एनाटॉमिकल एयर टाइट चैम्बर में, जैसे हम लोग कहते हैं क्या, थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर डॉर्सली यानी कि पीछे की तरफ से सराउंडेड होता है, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली आगे की तरफ से, स्टर्नम से, लेटरली लेटरल साइड से, रिब्स से, और लोअर साइड पे डोम शेप डायाफ्राम होता है थोरैसिक चैम्बर में। फिर हम देखेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है हमारा, इसमें सबसे पहले हमारा है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कैसे करते हैं, इंस्पायरेशन में जो प्रेशर होता है विद इन द लंग्स, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी कि नेगेटिव प्रेशर होगा हमारा लंग्स में उस टाइम पे इंस्पायरेशन अकर होता है। ये किस चीज़ के हेल्प से होता है, दो टाइप की मसल्स के हेल्प से होता है। पहला होता है हमारा डायाफ्राम, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है डायाफ्राम का, इंक्रीज होता है थोरैसिक चैम्बर में, कहाँ पे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में थोरैसिक चैम्बर इंक्रीज होगा। और कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का और लिफ्ट अप कर देगा। एक्सटर्नल कॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, लिफ्ट अप कर देगा किसको, रिब्स को और स्टर्नम को, जिसकी वजह से वॉल्यूम थोरैसिक चैम्बर का इंक्रीज हो जाएगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में जिसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ओवरऑल हमारा थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और ये फोर्स करेगा एयर को आउटसाइड से लंग में जाने के लिए और हमारा इंस्पायरेशन अकर हो जाएगा। इंस्पायरेशन में हमारा नेगेटिव प्रेशर था लंग्स में, ये दो मसल्स की वजह से हो रहा था। पहला था हमारा डायाफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, दूसरा था हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की वजह से हो रहा था। फिर हमारा है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो हमारा ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यानी कि पॉजिटिव प्रेशर होगा लंग्स में। ये इसमें क्या हुआ था, इसके पहले हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था डायाफ्राम का इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में रिलैक्स कर जाएगा हमारे डायाफ्राम, इंटर कॉस्टल मसल रिटर्न हो जाएंगे, डायाफ्राम स्टर्नम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा हमारा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। एयर हमारा अंदर से, लंग्स के अंदर से एक्सपेल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाएगा। हमारे पास स्ट्रेंथ होती है कि हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को बढ़ा सकें, इंक्रीज़ कर सकें एक एडिशनल सेट ऑफ मसल्स की वजह से जो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं। देखो हेल्दी ह्यूमन जो ब्रीथ करता है, हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ करता है 12 से 16 टाइम इन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार एक हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ करता है। स्पायरोमीटर अब क्या होता है, स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेज़र करते हैं कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व है ब्रीथिंग मूवमेंट में, इसको हम लोग मेज़र करते हैं स्पायरोमीटर से। ये हमारा बेसिकली हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट में पल्मोनरी फंक्शन के।
इसके बाद हम वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ देखेंगे। वॉल्यूम्स हमारे क्या क्या हैं? सबसे पहला हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा इन्वॉल्व है इंस्पायरेशन के टाइम पे, एक्सपायरेशन के टाइम पे नॉर्मली, वो हमारा 500 ml है। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है, कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, वो 25 से 3000 ml है। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये हमारा है 1000 से 1100 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमारा बचा हुआ है स्पेस है लंग्स में, जो कि इन्वॉल्व नहीं है किसी भी ब्रीथिंग मूवमेंट में, उसको कहते हैं हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1100 से 1200 ml होता है। उसके बाद अगर हम देखें कैपेसिटीज़, रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज़, सबसे पहले हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ERV में आता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आता है टाइडल वॉल्यूम एंड ERV। वाइटल कैपेसिटी में, वाइटल मतलब वाइटल फोर्स आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे आगे चल के कि वो जो वाइटल फोर्स जो होता है, इसेंशियल फोर्स होता है हमारे बॉडी का किसी भी बेसिक बॉडी फंक्शन को कराने के लिए। तो बेसिकली कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा यूज़ हो रहा है रेस्पायरेशन को कराने के लिए, वो हमारा कौन सा है? टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ये हमारा बेसिक वॉल्यूम ऑफ एयर है जो इन्वॉल्व हो रहा है वाइटल कैपेसिटी में। टोटल लंग कैपेसिटी में यानी कि पूरा का पूरा कितना लंग्स टोटल लंग कैपेसिटी में आएगा, पूरा का पूरा कितना एयर इन्वॉल्व हो रहा है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, सब कुछ आएगा इसमें। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में हमारा आएगा ERV प्लस RV। देखो वाइटल कैपेसिटी को हम लोग TLC मतलब टोटल लंग कैपेसिटी में जब हम लोग RV माइनस कर देंगे तो पर भी हमारा वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा। टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो पर भी हमारा आ जाएगा ना वाइटल कैपेसिटी। और हमारा टोटल लंग कैपेसिटी कैसे कर सकते हैं? वाइटल कैपेसिटी यानी कि ये तीनों प्लस RV कर दें तो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। फिर हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस, एल्वेलाई जो होता है वो हमारा प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए। एक्सचेंज जो होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में अगर हो रहा होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में, किसके थ्रू? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, जो कि बेस्ड होता है हमारा प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। अगर हम लोग फैक्टर देखें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन के, वो हमारा क्या क्या हैं? पहला है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, दूसरा हमारा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो कि अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। फिर अगर हम देखें जो हमारा पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या है? तो देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 है। एल्वेलाई में जाएंगे तो हाई टू लो मूवमेंट होगा ऑक्सीजन का ऑस्मोसिस में, जैसा हम देखे थे 159 से 104 हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा 40 हो जाएगा एल्वेलाई में। एल्वेलाई में देखो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एल्वेलाई में हमारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स ही बात है हाई होगा इन कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी 95 होगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 40 होगा। टिश्यू में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है यानी कि यहाँ पे 45 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगेन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, 45 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 40। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि हमारा इन्वॉल्व होती है मूवमेंट में वाइल जब हम एक्सचेंज करते हैं गैसेस को एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में। तो सबसे पहली जो एल्वेलाई की मेम्ब्रेन है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलर वॉल है, पहली वाली मेम्ब्रेन है स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वेलर वॉल। दूसरी मेम्ब्रेन है हमारी क्या? एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरी, एंडोथेलियम एल्वेलर कैपिलरी की। तीसरी है हमारी बेसमेंट सब्सटेंस। ये तीनों मिला करके हमारा बनाती हैं लेयर, तीनों मिला के हमारा लेयर बनाते हैं जिसके थ्रू हमारा डिफ्यूजन होता है गैसेस का। ये जो तीनों मेम्ब्रेन है ये लेस देन होती है 1 mm से भी कम होती है इन तीनों की मेम्ब्रेन की थिकनेस, ताकि इफेक्टिवली डिफ्यूजन हो सके गैसेस का। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल होता है देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ज़्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में। अगर हम अब देखें, हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97% होता है RBC के थ्रू और 3% होता है प्लाज्मा के थ्रू।
कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखें तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है 70%, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है 20 to 25%, डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में होता है 7%। इसको हम लोग ABCD के थ्रू याद कर सकते हैं कि बी फॉर ए अगर हम भूल जाएं तो बी फॉर हो जाएगा बाइकार्बोनेट, सी फॉर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, डी फॉर हो जाएगा डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। ऐसे याद करते हैं, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर देंगे 70%, 20 to 25%, 7%। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखो, हीमोग्लोबिन हमारा रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है ब्लड में। ओके, ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, रिवर्सिबल मैनर में बना लेता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन प्लस HbO2 बना लेगा। बाइंडिंग जो होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से वो डिपेंड करती है प्राइमरी कुछ फैक्टर्स पे, जैसे हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, H+ आयन कंसनट्रेशन पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, देखो जब हीमोग्लोबिन हमारा बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमारा बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब ये हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और जब यही हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा हमारा। देखो हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा, हीमोग्लोबिन में हमारे दो पार्ट्स आते हैं, एक है हमारा हीम पार्ट Fe2+ और हमारा है ग्लोबिन पार्ट। एक हीमोग्लोबिन पे 4 Fe2+ आयन हमारे प्रेजेंट होते हैं। एक हीमोग्लोबिन कितने से बाइंड करेगा, 4 ऑक्सीजन एटम को, हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को हमारे कैरी करेगा एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमारा। इसके बाद इसी में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिया हुआ है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब कितने परसेंटेज में ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो रहा है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑक्सीजन सैचुरेट कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, वर्सेस पार्शियल प्रेशर क्या है ऑक्सीजन का। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल हम मूवी देखने गए, एक मूवी थिएटर में 100 की कैपेसिटी है। ओके, तो 100 लोग, एक लोग जाके बैठे जा रहे हैं सीट पे, ओके, एक करके बैठे जा रहे हैं, फाइनली 20 लोग बैठे, फिर 40, फिर 60, 80, 100, फाइनली 100 लोग सारे के सारे बैठ चुके हैं, मतलब थिएटर अब फिल हो चुका है, उसके ऊपर उसके पास कैपेसिटी नहीं बची है, 100 लोग पूरे के पूरे जाके उसमें बैठ चुके हैं, पूरा थिएटर फिल हो चुका है, उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं बची, यानी कि थिएटर सैचुरेट हो गया, वहाँ पे एक्स्ट्रा लोग जाके नहीं बैठ सकते। सेम यही कंडीशन यहाँ पे होती है। मान लो हमारे पास 100 हीमोग्लोबिन है, 100 हीमोग्लोबिन पे सारे के सारे ऑक्सीजन जाके बैठ गए हैं सारे के सारे ऑक्सीजन वहाँ पे बैठ चुके हैं जा करके, कि अब वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाके नहीं बैठ सकता है, भले ही क्यों ना हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम देते जाएँ, यहाँ पे हम क्यों ना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बढ़ाते जाए, लेकिन यहाँ पे और एक्स्ट्रा नहीं बैठ सकता है हीमोग्लोबिन पे हीमोग्लोबिन हमारे सैचुरेट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कैरी करने की, वो सैचुरेट हो चुके हैं। यही यहाँ पे हमारे कर्व के थ्रू बताया गया है कि यहाँ पे हमारा सैचुरेशन पॉइंट रीच कर गया है। ये हमारा सेगमॉइड कर्व होता है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, फाइनली यहाँ पे एक सैचुरेशन आ गया है। सेगमॉइड कर्व है, एस शेप कर्व है। इसमें हमारा कब ये कर्व हमारा लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा, कब ये कर्व हमारा राइट साइड शिफ्ट होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो देखो एल्वेलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स ही बात है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वेलाई में ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और टेम्परेचर ये सब कम होगा। देखो एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा कर देना और सब कम कर देना, और टिश्यू में ऑक्सीजन कम कर देना और सब ज़्यादा कर देना, सारे फैक्टर्स। जब एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो लेफ़्ट शिफ्ट होगा, यानी कि मान लो मूवी स्टार्ट होने से 20 मिनट्स पहले ही सारे के सारे लोग यहाँ पे आके बैठ चुके हैं, जितने को भी मूवी देखना है सब आ चुके हैं, 100 पीपल सारे आ चुके हैं, मतलब पहले ही सैचुरेशन रीच कर गया मूवी स्टार्ट होने से पहले ही। तो यहाँ पे ये कर्व लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मान लो कि मूवी स्टार्ट हो गई, उसके 20 मिनट 25 मिनट बाद भी लोग आ रहे हैं बैठने, ठीक, वहाँ पे सीट्स खाली है ना, 20 मिनट 25 मिनट बाद भी आ रहे हैं लोग, तो बाद में ये रीच कर रहा है ना सैचुरेशन, बाद में ना फिल हो रही है, थोड़ी टाइम बाद फिल हो रहा है, तो ये हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा कर्व, जो कि हमारा टिश्यू में होता है। टिश्यू में हमारा राइट साइड शिफ्ट होता है, एल्वेलाई में हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है कर्व, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। और पीएच का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, जब H+ आयन कम होगा लेकिन पीएच यहाँ पे ज़्यादा होगा। बेसिकली जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो H+ आयन कंसनट्रेशन ही देगा, क्योंकि H+ आयन कंसनट्रेशन ही NCERT में दिया है, पीएच नहीं मेंशन है। पीएच क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, 7 जो होता है वो हमारा न्यूट्रल पीएच होता है, 7 के ऊपर जब आप जाओगे तो बेसिक हो जाएगा, और 7 के नीचे जब आप आ जाओगे तो एसिडिक हो जाएगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा है।
फिर हम देखेंगे कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है टिश्यू में, और 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेलाई में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने पीछे देखा था कि 70% एज बाइकार्बोनेट होता है, 20 to 25% एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन होता है, और 7% एज होता है कैसे, हमारा डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा होता है। 70% जो बाइकार्बोनेट आयन है वो कैसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ हमारा रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में, इस H2CO3 फॉर्मेशन हो जाएगा। H2CO3 अगेन सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में H+HCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट आयन हमारा बना देगा। ये पूरा का पूरा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। 20 to 25% कैसे था, बाइंड कर रहा था ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्म कर लेता कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और 7% हमारा डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा था। अब हम रेगुलेट कैसे करते हैं रेस्पिरेशन को? देखो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो है हमारा एक न्यूरल सिस्टम का मैकेनिज्म है, ठीक। इसमें हमारे 4 सेंटर्स होते हैं, 4 सेंटर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला हमारा क्या, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तीसरा है हमारा कीमोसेंसिटिव एरिया, चौथा है हमारा रिसेप्टर ऑफ एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। सबसे पहला जो सेंटर है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारा मेडुला में होता है। जब आप ब्रेन पढ़ोगे तो वहाँ पे मेडुला पढ़ोगे कि मेडुला हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होगा रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के लिए। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद दूसरा जो सेंटर है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, जो कि हमारा पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होगा। न्यूमोनिया जैसे होता है ना, वहाँ पे पी से स्टार्ट होते हैं स्पेलिंग, यहाँ पे भी पी से स्टार्ट होगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर में, एन से मत कर देना। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है, पॉन्स रीजन में प्रेजेंट है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये मॉडरेट करता है फंक्शन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का ही फंक्शन को ये मॉडरेट करेगा। ये हमारा सिग्नल देता है रिड्यूस करने के लिए ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। जब हम इंस्पायर कर रहे हैं एयर को, उसको रिड्यूस करने के लिए सिग्नल देता है, जो अल्टर करता है किसको, बेसिकली चेंज कर रहा है हमारे रेस्पिरेटरी रेट को। तो ये हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर अल्टर करता है हमारा रेस्पिरेटरी रेट को। कीमोसेंसिटिव सेंटर क्या होता है, कीमोसेंसिटिव सेंटर सिचुएटेड होता है इसके जस्ट एडजेसेंट, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट बगल में होता है हमारा क्या, कीमोसेंसिटिव सेंटर एरिया। ये हमारा हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और H+ आयन कंसनट्रेशन का। ये जो सेंटर होता है ये सेंड करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को हमारा सिग्नल ये भेजेगा, जो सबसे पहला वाला प्राइमरी सेंटर था उसको इंक्रीज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन कंसनट्रेशन को। चौथा सेंटर क्या था हमारा, रिसेप्टर्स थे एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी के। ये रिकॉग्नाइज करेंगे अगर कोई भी चेंज होगा CO2 और H+ आयन कंसनट्रेशन में, और सेंड करेंगे सिग्नल अगर कोई भी चेंज होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी कि जो प्राइमरी सेंटर रिस्पॉन्सिबल था मेडुलरी रीजन का, उसको सिग्नल सेंड करेंगे कि आप एक्शन को रिमीडियल एक्शन के लिए उसको सिग्नल सेंड करेंगे। देखो, इस पूरे रेगुलेशन में हमने एक चीज़ नोटिस की कि ऑक्सीजन का कहीं पे कोई भी रोल नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इसके रेगुलेशन में। फिर लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा इस चैप्टर का है डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर में जैसे जेनजी किड्स आज के टाइम पे बोलते हैं ना, आज़मा बोलो या अस्थमा बोलो, जो भी बोलो बस आपको आना चाहिए बेसिकली। तो अस्थमा या आज़मा जो भी आप बोलो, तो इसमें क्या होता है, हमारा डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, कॉज करता है एक टाइप का साउंड प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग कहते हैं व्हीजिंग साउंड। किसकी वजह से, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, जो भी हमने ट्रांसपोर्ट देखा था ना एयर का आउटसाइड मूवमेंट से लंग्स में, वही सेम उसी टाइम पे जो हमने देखा था ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, उसी में हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमारा अस्थमा कॉज होता है। दूसरा जो हमारा डिसऑर्डर है वो है हमारा एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा हमारा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, जो चेन स्मोकर्स होते हैं, उनके में यूजुअली हमारा एम्फाइसेमा देखा जाता है। एम्फाइसेमा क्या होता है, एम्फाइसेमा में एल्वुलर वॉल जो होती है डैमेज हो जाती है। एल्वुलाई के पास हमारे कैपेसिटी होती है कि वो एक्सपैंड करती है, जब एयर उसमें जाता है वो अपनी जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है उसको लूज़ कर देगा एल्वुलर वॉल, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज कर जाएगा। रेस्पिरेशन में एयर के एक्सचेंज के लिए बहुत कम सरफेस एरिया हमें बचेगा, तो अच्छे से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा।
तीसरा जो डिसऑर्डर है वो है हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये बेसिकली उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि हमारा काम करते हैं ग्राइंडिंग और स्टोन बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, जो कि काफ़ी लंबे समय से काम करते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से काम करते आ रहे हैं ग्राइंडिंग और स्टोन बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में। इसमें जब ये लोग बहुत यहाँ पे हमारे एक बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इनका एक्सपोजर होता है डस्ट से, और वहाँ पे जैसे हो गया सिलिका से, बहुत टाइप के रॉक ब्रेकिंग है तो वहाँ पे होगा, जिसकी वजह से उनके इन्फ्लामेशन हो जाता है लंग्स में, और वहाँ पे हमारा फाइब्रोसिस अगर कर जाता है। फाइब्रोसिस क्या होता है? प्रोलिफरेशन होता है फाइब्रस टिश्यू का और उनके लंग्स में एक सीवियर डैमेज हो जाता है, एक सीरियस डैमेज हो जाता है उनके लंग्स एरिया में ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। होप सो आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सब कुछ। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।